आज एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जानना पूरा देश चाहता है। बिहार का मुसलमान किसके साथ है? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं और बिहार का मुस्लिम वोटर इस बार बेहद निर्णायक भूमिका में होगा। बिहार के चुनाव की अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को इस बार ऐतिहासिक पैकेज का ऐलान कर दिया। अब से 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे बिहार के मुस्लिम वोट पर जी न्यूज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिहार का मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है, बतौर मुख्यमंत्री मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद कौन है और बिहार के मुसलमान किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया मेरे भाग्य में। बिहार के इतिहास में उसे केंद्र की तरफ से इतनी बड़ी सौगात कभी नहीं मिली थी और इस चुनावी तोहफे से वो लोग सबसे ज्यादा बौखलाहट में हैं, जिनका इस चुनाव में सब कुछ दांव पर है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। लालू प्रसाद यादव का MY यानी मुस्लिम यादव वाला समीकरण अब धारदार नहीं रह गया है। वक्त 90 के दशक से बहुत आगे बढ़ गया है और अब बीजेपी मुसलमानों के लिए अछूत नहीं रह गई है। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 243 में से 60 से 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। सीमांचल की 24 में से 10 सीटें मुस्लिम बहुल हैं और 50 सीटों पर 10 से 17% मुस्लिम वोटर हैं। जाहिर है मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है और बिहार चुनाव से पहले हर सियासी दल का हर कदम बेहद अहम है। सारे बिहारी खुश हैं, उत्साहित हैं। 3 लोग परेशान हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, राहुल गांधी। बिहार के 4800 मतदाताओं के बीच जाकर जी न्यूज तालीम ने मुस्लिम वोटरों का मिजाज टटोला। बिहार की राजनीति पर सबसे दिलचस्प आंकड़े और विश्लेषण देखने के लिए अगले 1 घंटे तक रहिए हमारे साथ। जी तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में कौन कौन से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं बीजेपी से साबिर अली, स्वागत है साबिर अली आपका। हमारे साथ आ गए कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, स्वागत है मीम अफजल आपका भी। हमारे साथ हैं सैयद इम्तियाज जलील जो कि AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ हैं गुलाम रसूल बलियावी, MP हैं JDU के, पटना से आ गए हैं, और मौलाना अंसार रजा हमारे साथ आएंगे, वो प्रेसिडेंट हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। अब से कुछ सेकंड के बाद स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हम आप लोगों से चर्चा शुरू करें उसके पहले जो सवाल हमने मतदाताओं से पूछे उसमें हिंदू मुस्लिम की राय किस तरीके से बढ़ती है वो हम आपके सामने रखते हैं। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाकर हमने पूछा, क्या सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल से चुनाव का प्रचार आपके वोट पर कोई फर्क डालता है? इसके जवाब में 28.5% मुस्लिम वोटरों ने कहा कि हां फर्क डालता है, जबकि 63% से ज्यादा मुस्लिम वोटर बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल हमने उनसे पूछा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी इस बार बिहार के चुनाव मैदान में है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये पार्टी किसके वोट काटेगी? मुस्लिम मतदाता 62% ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये पार्टी JDU का वोट काटेगी। 38% से ज्यादा को लगता है कि RJD का वोट कटेगा। 10% को लगता है कांग्रेस का, और 19.5% को लगता है कि मांझी की पार्टी के आने से बीजेपी का वोट कटेगा। ये हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की राय जीतन राम मांझी की पार्टी पर आप देख रहे हैं। नीतीश लालू के गठबंधन को लेकर भी हमने लोगों से सवाल पूछा, हिंदू मुस्लिम मतदाताओं की राय इस पर कैसे बढ़ती है। हमने पूछा क्या नीतीश लालू के गठबंधन को लोग गंभीरता से लेंगे क्या? इसके जवाब में 56% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों ने कहा कि हां सीरियसली लेंगे। 35% के आसपास मुस्लिम वोटरों ने कहा कि इस गठबंधन को लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। 11% हिंदू हैं जिनको लगता है कह नहीं सकते इस बारे में कुछ, और 7.5% से ज्यादा मुसलमान हैं।
जिनको लगता है कि इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। चर्चा पर जाएं उसके पहले एक सवाल का जवाब फटाफट आपको और दिखा दें। हमने लोगों से यह भी पूछा कि नीतीश और लालू के गठबंधन का फायदा किसको मिलेगा, इसका जवाब क्या आता है ये भी देख लीजिए। 54.5% से ज्यादा मुस्लिम वोटर कहते हैं कि नीतीश को फायदा मिलेगा, जबकि 21.5% मुस्लिम कहते हैं कि इसका फायदा लालू यादव को मिलेगा, और 16% मुस्लिम वोटरों ने कहा कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, नरेंद्र मोदी को मिलेगा। अभी बीजेपी ने चेहरा नहीं दिखाया, लिहाजा लोग सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। तो ये तस्वीर इन 4 सवालों से निकलकर आ रही है। हमारे साथ जो 4 खास मेहमान इस वक्त आ चुके हैं, उसमें सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी साहब से। बलियावी साहब, नीतीश कुमार ने कुछ वक्त पहले ही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कदम रखा है, और देखिए जिस वोट बैंक को लालू यादव ने समीकरण की तरह तैयार किया, यादव और मुस्लिम, जिसमें अब नीतीश कुमार साथ में आकर फायदा कमाना चाहते हैं, उसमें मुस्लिम वोटर 64% ऐसा है जो कहता है हमें सोशल मीडिया से फर्क नहीं पड़ता वहां पर क्या बात हो रही है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी वो गलत दिशा में मेहनत ज्यादा लगा रहे? ऐसा कुछ नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही है जी। हमें आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप सब सुन पा रहे हैं। मिल रही है जी जी, सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। ऐसा है कि आपका पूरा सर्वे भी हमने देखा है, और जो हालात आपके सर्वे के हैं, हमको लगता है कि हर आदमी के अपने सोचने का एक एंगल है और सर्वे का, लेकिन जो पोजीशन हम लोग भी घूम कर देख रहे हैं उसके हिसाब से कुछ टकराव की सूरत दिख रही है। दूसरी बात यह है कि कभी भी मुस्लिम वोटरों ने मजहब के लाइन पर कभी वोट नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क के कौमी और जमहूरी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर उन लोगों से बगावत लिया है जो लोग समाज को तोड़ने और समाज को खंडित करने पर विश्वास रखते रहे। ये भी क्लियर है कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं, और अभी लड़ाई को जिस ट्रैक पर चढ़ाने की कोशिश हो रही है, उससे मैं समझता हूं कि मीडिया से, लीडरों से, पार्टियों से कहीं ज्यादा एग्रेसिव होकर एक बहुत बड़ा तबका है जो सोच रहा है। और कभी भी मैं पॉलिटिकल सारी पार्टियों को और पूरे देश के हर उन संगठनों को जो देशभक्ति के नारे लगाते हैं और देश के दुश्मनों से रात में समझौते भी करते हैं, जब कभी भी जरूरत पड़ी है तो सेकुलरिज्म, कौमी सलामियत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 में 100 नंबर लाया है। ठीक, चाहे वोट के जरिए हो, चाहे बॉडी और अपने बहादुरी के जरिए हो। ठीक। अब भी जो बिहार में चुनाव है, जाहिर सी बात है कि सबकी नजर है, सबकी नजर मुस्लिम वोट पर है, और कुछ लोगों की नजर इसको तोड़ने पर भी है। लेकिन एक बड़ी ताकत है जो एकजुटता के साथ अपने वोट के वजन को बाकी रख करके खोए हुए वकार को फिर से पॉलिटिकली वापस गेन करने के लिए पूरी मजबूती के साथ इस वर्क पर है, और मैं समझता हूं कि उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तोड़ कौन रहा है सर? ओवैसी साहब आज पहुंचे बिहार में, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई तोड़ रहा है, या उसके पहले ही कुछ लोगों को आपने मार्क कर रखा है कि ये लोग हैं जो तोड़ रहे हैं? ऐसा है भाई साहब कि सीजन में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, आएंगे, जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो हालात हैं, मुल्क के जो मसाइल हैं, मुल्क के जो हालात हैं, जिन जिन सूबों में हमारी खास तौर से मुस्लिम वोट बेवजन हुआ है, वहां के जो हालात हैं
वो बहुत सीरियस है और उस पर बहुत गहरी नजर है बिहार की। ठीक बात है, लेकिन इसलिए असदुद्दीन किसी ओवैसी के आने जाने से कोई असर नहीं चुनाव पड़ने के जा रहा मैदान में प्रचार करने के लिए कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है किसका वोट नुकसान होगा, बीजेपी का या आपके टीवी पर गठबंधन फर्क का? पड़ सकता है जनता के बीच पर और पब्लिक की सेहत पर नहीं, पब्लिक की सेहत पर और यहां के अमन पसंद वोटरों पर किसी का कोई फर्क और असर नहीं पड़ने जा रहा है। वो कंप्लीटली माइंड मेकअप कर चुका है और वो अपना काम करेगा। ठीक। इम्तियाज जलील, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी लेट गए बिहार? जल्दी जाना चाहिए था उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिहार का वोटर तो अपना माइंड मेकअप कर चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवैसी आ रहे हैं या कोई और आ रहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये पार्लियामेंट, जो देश का सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, उस जगह का ऊपर बोल सकते हैं, और न सिर्फ बोल सकते हैं, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिल सकता है उन्हें, और उन्हें मिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी MIM ने आंध्र प्रदेश के बाहर, तेलंगाना के बाहर जब कदम रखना शुरू किया, महाराष्ट्र के अंदर 24 सीटें लड़ाई, 2 सीटों पर हम जीते, तकरीबन 9 सीटों पर हम तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद जो ट्रेडिशनल पार्टीज हुआ करती थी, जो ये समझती थी कि साहब मुसलमानों का वोट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसमें प्रमुख है कांग्रेस है, इसमें जनता दल है, इसमें लालू प्रसाद जी के है, समाजवादी पार्टी है, इसमें शरद पवार साहब की NCP है। ये समझते थे कि साहब ये मुसलमानों का वोट तो हमारा अधिकार है, इनसे कोई छीन नहीं सकता। आज हकीकत यह है कि आज अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है तो सारी राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि अगर यादव की बात करता है, समाजवादी पार्टी बनाता है, कोई तकलीफ नहीं है, JDU बनाता है, कोई तकलीफ नहीं है, मराठाओं की बात शरद पवार साहब करते हैं, NCP को वोट मांगते हैं तो कोई तकलीफ नहीं। साहब मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आ रहा है, कोई जोर जबरदस्ती दादागिरी के जरिए नहीं आ रहा है, हम वोटिंग में कदम रख रहे हैं, हमें पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। बेंगलोर के अंदर, बेंगलुरु में अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, एक भी सभा लेने की इजाजत नहीं दी गई वहां पर, यह कहकर कि नहीं साहब प्रॉब्लम हो जाएगा। बिहार में तो किसी ने रोका नहीं ना आपको सर, अगर बिहार का जिक्र हो रहा है, आप बिहार में कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेहरबानी आप अरेस्ट करिए, गिरफ्तार करिए, बिहार में कितनी सीट पर उम्मीदवार उतार रहे हैं जनाब? डर कर नहीं भेजना, नहीं बुलाना कि नहीं साहब अगर आप आ गए तो कुछ हो जाएगा। बिहार में कितनी सीट पर उम्मीदवार उतार रहे हैं साहब? ये अभी कुछ दिनों के अंदर पता चलेगा। अभी मीटिंग होने जा रही है, हम लोग का सर्वे हो रहा है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस बिहार के लोगों से और खुसूसन बिहार के मुस्लिम्स, दलित्स और OBCs की तरफ से आ रहा है, अगर उनकी ख्वाहिश है कि मजलिस ने वहां पर आना, उनकी ख्वाहिश है कि हमने साहब हर एक को आजमाया है, एक बार MIM को भी आजमाना चाहते हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है तो हम यकीनन जाएंगे वहां पर। अगर वो चाहते हैं कि हमने चुनाव लड़ना तो बिल्कुल जाएंगे वहां पर, लेकिन कहां पर लड़ना, कितनी सीटें लड़ना, ये अभी वक्त है इसके लिए, अभी डिसीजन लेना बाकी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगले कुछ दिनों के अंदर पूरा सर्वे होने के बाद एक सर हमें पता लग गया कि वो बैरिस्टर हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट सांसद का खिताब पा चुके हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमको लोकतांत्रिक तरीके से एक मंच पर आने नहीं दिया जाता। आपकी अपनी बातों में इतना विरोधाभास है। बहरहाल साबिर अली, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार में रैली करते हैं चुनावी और वो अपने उम्मीदवार उस मैदान में उतारते हैं तो नुकसान किसको होगा, आपकी पार्टी को या लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को? देखिए, नुकसान और फायदे किसी के पास इसकी तराजू नहीं है कि तौल सकता है, लेकिन जमहूरियत में हर पार्टी को मैं समझता हूं कि अपनी पार्टी को बड़ा करने की और लोगों के बीच जाने की उसी के लिए पार्टी बनाई जाती है। और वैसी साहब भी उसी मकसद के तहत कि उनकी पार्टी बड़ी हो बिहार में आए और आ रहे होंगे। और मैं समझता हूं कि उसमें किसको नुकसान और किसको फायदा होगा, जब ये इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाएगी, किसके कैंडिडेट किनके होंगे, तब उस वक्त ये आकलन किया जा सकता है। अभी ये वक्त से कबल अज वक्त है। आपकी पहली 2 लाइन से पता लग गया सर, टिप्पणी की जाए। और जो भाई साहब पहले बोल रहे थे JDU वाले, उनकी भी बातों से पता लग गया कि उनको ज्यादा चिंता अपना वोट कटने की और आपको फायदा दिख रहा है। आपकी पहली 2 लाइन में पढ़ा जा सकती है ये बात।
नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए भाई साहब, जेडीयू को, आरजेडी को, कांग्रेस को या हर उस किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है और ना ही हमने रोका है। भाई साहब वो भागकर जो बेंगलोर जा रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब वहां आने नहीं दिया जा रहा, हमने तो नहीं मना किया है, हमने तो कोई प्रतिबंध लगाया नहीं है। ये बिहार है, मोहब्बतों की खेती होती है, हमारे यहां से तो कुछ नहीं हुआ। वो पूरी सभी सीटों पर लड़े, कौन रोक रहा उनको? मीम अफजल, जल्दी एक कमेंट कर लीजिए, उसके बाद मैं मौलाना साहब से यहां एक कमेंट लूंगा। देखिए, मेरा कमेंट तो सिर्फ इतना है कि आपने इस बात को एक स्पेशल प्रोग्राम का एक मौजू बनाया, उस पर सर्वे करवाया कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा। मेरे ख्याल में, मुझे तो एतराज पहले तो यही है कि आपने क्यों इस तरह का एक, मैं इंतजार कर रहा था कि 5 लोगों में कोई तो ऐतराज करे इस बात क्यों पर। ऐसा करने की कोशिश की। सर, मैं इंतजार कर रहा था कि 5 लोगों में कोई तो ऐतराज करे इस बात। मुझे ऐतराज है, आपने किया, मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप सभी पार्टियां इस नाम पर वोट मांगती हैं, जो बांटने की राजनीति है, बांटने की जो राजनीति है, नहीं, जो बांटने की राजनीति है उसको मदद मिलती है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे आपके चैनल से कोई शिकायत नहीं कि आपने जानबूझ के ऐसा किया। या तो आपकी और आपकी पार्टी की लाइन अलग अलग है। जो बांटने की राजनीति है उसको मदद मिलती है, पार्टी की लाइन अलग अलग है। अब नहीं, मेरी पार्टी की लाइन क्या है? अभी इम्तियाज जलील साहब ने लाइन ने कहा कि मुसलमानों के सर्वे करवाइए। इम्तियाज जलील साहब ने जब अपनी बात शुरू की, उसमें पहला नाम कांग्रेस का था कि साहब जो पार्टियां इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक समझती हैं और समझती हैं कि हमारा एक मुश्त कब्जा है उस पर, उसमें पहला नाम उन्होंने आपकी पार्टी का लिया था। देखिए, पहले IMIM तो नहीं थी, मुस्लिम लीग हुआ करती थी, वो पाकिस्तान चली गई। कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़ा रहा, इसलिए कि कांग्रेस ने जंगे आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों ने सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी और कांग्रेस की अगुवाई में लड़ी, तो उनको साथ रहना था। अब ये कोई ऐसा नहीं कि वो हमारी जागीर है या कांग्रेस पार्टी ऐसा समझती है। बहुत बार कांग्रेस के खिलाफ भी वोट करते हैं मुस्लिम, ऐसा तो कभी हमने दावा नहीं किया और ना हम करना चाहते हैं। हमारा तो ये मानना है कि हम इस देश के अंदर तमाम लोगों को बराबरी की नजर से देखते हुए उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें इसका नुकसान भी होता है, लेकिन हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। हम कम्युनल लाइन पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, आपने एक सवाल बड़ा अहम पूछा ओवैसी साहब के बारे में, हाँ। और साबिर अली साहब ने उसका जवाब जो दिया आपने खुद बता दिया, 2 लाइनों में क्लियर हो गया कि अगर वो आते हैं और उनको कुछ वोट मिलते हैं तो उस वोट पर MIM लिखने की बजाय भारतीय जनता पार्टी लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। बोलिए साबिर अली साहब। अब ये देखिए, ऐसा है कि अम्मी बजौल साहब बड़े, मैं समझता हूँ बहुत पुराने हमारे जानने वाले हैं, और मैं जब राजनीति शुरू किया तो जनता दल में उस वक्त ये अरे दोस्त हैं भाई, बड़े निहायत शरीफ दोस्त हैं, जानने वाले नहीं हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मैं तो आप खैर हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त तो खैर बड़े भाई हैं हमारे आप, लेकिन आपने जो इस वक्त कांग्रेस की वकालत की, मुझे बड़े हैरत हुआ कि वो कांग्रेस जो आजादी के 60 साल हुकूमत रही और आज बद से बदतर जिस कौम से आप या मैं ताल्लुक रखता हूं, आप इस बात पे चर्चा करते हैं। मैं भी पार्लियामेंट में रहा, मेरे सामने रिपोर्ट पेश की गई, बगैर ATR की 3 साल रखी हुई थी, और उसकी आप इस तरह की बात करते हैं कि वो उनकी निगाह क्या है, ये देश समझती है। और मैं समझता हूं कि देश का हर तबका समझने लगा और मुसलमान भी समझने लगा कि किसकी जुबान क्या है और उसकी काम क्या है, और काम में और कहने में, कहनी और कथनी में कितना फर्क है, ये अब लोग समझने लगे हैं। चाहे हम कैमरा पे बोले या आप बोले। तो साबिर साहब, आप फिर MIM में चले जाते हैं, आपको बीजेपी में जाने की क्या जरूरत है? 1.5 साल के बच्चा भी बड़ी लैंग्वेज समझने लगी है। साबिर अली साहब, बीजेपी ने, आपको याद है ना, कुछ ही दिन पहले आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया था। अब बिहार का चुनाव आया तो खोल दिया। वो भी कुछ सोच के खोला होगा उन्होंने, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर देखे होंगे। आपको वरना मैं दोहराऊंगा नहीं जो आपके लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था। मुझे देखिए, आप दोहराइए, मैं कह रहा हूं दोहराइए।
आप जितनी बात कहना चाहती है, दरवाजा बंद कर दिया था नहीं। हर पार्टियों में हर तरह के लोग हैं, लोगों की अपनी समझ है, परसेप्शन है, अपनी उनकी जानकारियां हैं, और किसी के साथ कभी भी ऐसे हालात पेश होते कि आदमी के किसी की जानकारी और किसी के साथ जो जानकारी लाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर हो सकता है। और आप कहते हैं कि भाई दरवाजे बंद कर दिए गए और खोल दिए गए, क्या बात करते हैं। मैं लगातार जिस दिन से एंट्री किया उस दिन से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहा। उनको बताने में शर्म आ रही होगी फिर कोई बच्चा आप उनके लिए काम कर रहे हैं। बताने का वक्त उन्होंने अब चुना है, ये आप भी जानते हैं और सबको पता है। बहरहाल मैं इससे पहले मौलाना साहब से यहाँ कमेंट लूं, और इम्तियाज जलील हाथ उठा रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका कहने का परसेप्शन हो सकता है सर, मैं बाहर से देख रहा हूँ ना, मैं पार्टी में तो हूँ नहीं, मुझे तो बाहर जैसा दिखेगा मैं वैसी राय बता दूंगा आपको। मैंने वो आपके सामने रख दी है। बहरहाल मैं आपको अगले सवाल का जवाब बता देता हूँ कि बेसिकली जो परसेप्शन बन जाती है ना, जी परसेप्शन बनी है ना, आप मान रहे हैं ना इस बात को कि परसेप्शन बिगड़ रही थी, परसेप्शन बन रही थी, और इस चीज के लिए बीजेपी को बड़ा सोच समझ के आपका नाम सामने करना पड़ा। बहरहाल हमने लोगों से पूछा कि आप यही मैं कहना चाहता हूं कि परसेप्शन जो बनाई गई 60 साल में जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो देश हित में नहीं थी, उसको परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। ठीक, क्या आप नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे? हमने लोगों से बड़ा सीधा सवाल पूछा था। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं का क्या कहना था, ये देख लीजिए। 31.3% वोटर मुस्लिम कहते हैं कि हाँ वो मोदी के नाम पर वोट देंगे, लेकिन 57.9% मुस्लिम वोटरों ने कहा कि नहीं, वो मोदी के नाम पर वोट नहीं देंगे। हमने बिहार के लोगों से यह भी पूछा कि इस बार उनके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है, किस बात को ध्यान में रखकर वो वोट देंगे। उसके जवाब में हिंदू मुस्लिम मतदाताओं की राय क्या है? पहले नंबर पर लोगों ने रखा विकास को। 83.2% हिंदू, 84.7% मुस्लिम वोटर ये कहते हैं कि वो विकास के नाम पर वोट देंगे। जाति के नाम पर भी दोनों की तरफ से लगभग बराबर आंकड़े, लेकिन 27.4% मुस्लिम मतदाताओं ने कहा कि वो धर्म के नाम पर वोट देना चाहेंगे, और 16.9% लोगों ने कहा कि वो हिंदू हैं लेकिन वो धर्म के नाम पर वोट देना चाहेंगे। मल्टीपल चॉइस का सवाल था, इसलिए इसमें जोड़ आपको 100 से ज्यादा दिख सकता है। लेकिन मौलाना अंसार रजा, एक चीज आप साफ देख रहे हैं, 83% हिंदू, 84% मुसलमान विकास के नाम पर वोट देना चाहता है। उसके बावजूद हमारे देश में जब चुनाव आता है तो राजनीति धर्म के नाम पर बंटवारे की होती है। जी, सबसे पहले तो ये आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं ये वक्त बताएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब बताएगा। मैं दो लोगों का पहले तो मैंने दो लोगों को, जिन लोगों को सुना है अभी तक आने के बाद, इम्तियाज जलील साहब ने तमाम जातों के नेताओं को गिनवा दिया है कि ये बीजेपी के नेता ने जब पार्टी बना ली, मराठाओं ने पार्टी बना ली, और मुलायम सिंह ने और लालू ने पार्टी बना ली। इम्तियाज जलील साहब, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों की किसी से सुपारी ले रखी है, वो मुसलमानों के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं, और ये उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा कि वक्त से पहले वो इस चीज को निकाल दें। उनके दिमाग में जो गुबार भरा हुआ है कि वो मुसलमानों के रहनुमा बन जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं वो। हिंदुस्तान का मुसलमान कल भी आजाद था, आज भी आजाद है, न कल वो ओवैसी का गुलाम था और न आज वो ओवैसी का गुलाम बनना चाहता है। मुसलमान को वोट बैंक किसने बनाया? इनकी पार्टी तो 4 दिन पहले आई है। नहीं, देखिए 4 दिन, सवाल तो यही है कि इससे पहले ओवैसी कहां थे, इससे पहले कहां थे वो? एक जमाने से मुझे भी रोहित साहब बोलने का मौका जी बिल्कुल बोलिएगा। देखिए आप जब बोल रहे थे जलील साहब जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं टोका, पहले सुन लीजिए आप। बोलिए। 1960 से लेकर के 2014 मुझे मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो सरदाना साहब की जिम्मेदारी है। बोलिए। 1960 से लेकर के आज तक MIM ने हैदराबाद में क्या किया है उसका 551 पन्ने का रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है। जिस दिन मौका मिलेगा इंटरनेशनल चैनल पर ला करके रखूंगा कि क्या किया है आप लोगों ने वहां। क्या जरूरत पड़ गई थी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में ही आप कूदे? इसी मर्तबा क्यों आए? अब क्यों आप दिल्ली आना चाह रहे थे, क्यों आप रुक गए? अब बिहार आप जाना चाह रहे, अभी तक कोई तैयारी नहीं थी, अब आप बिहार जा रहे हैं। यूपी की मुकम्मल तैयारी आपने कर रखी है। आखिर क्या ठेकेदार समझ रखा है आप लोगों ने मुसलमानों को अपने आप को? हिंदुस्तान का मुसलमान बेवकूफ नहीं है कि इस तरह की जहरीली बातों से, भड़काऊ भाषणों से तुम्हारे चक्कर में आ जाएगा मुसलमान। ये बिल्कुल आप गलतफहमी निकाल दीजिए। अब रहा सवाल लालू यादव की पार्टी का, तो लालू यादव ने तो कितना बड़ा गेम किया है भी MLC के इलेक्शन में, इसका जवाब बिहार का मुसलमान उनको देगा। कहां जाएगा मुसलमान, ये बिहार के मुसलमानों पर फैसला छोड़ दिया जाए कि उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन लालू यादव को इसका जवाब देगा कि MLC के इलेक्शन में एक मुसलमानों ने 10 में से नजर नहीं आया कि किसी एक को ला करके खड़ा कर दे। वो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं। ये वक्त आएगा तो बताया जाए। थोड़ा छोटा बोलिए। इम्तियाज जलील, ब्रेक पर जाना, उसके पहले आप अपनी बात रख दीजिए।
देखिए रोहित साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मौलाना जो शब्द होता है ये बहुत ही इज्जत से लिया जाने वाला शब्द होता है, लेकिन आज अफसोस की बात है कुछ मौलानाओं ने, कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे मौलाना लगा लिया है और ये कौम की दलाली कर रहे हैं। ये दलाली आप लोग कर रहे हैं। कौन की इम्तियाज जलील साहब? हमने तालीम हासिल की है तब मौलाना का लफ्ज लगा है। हमने फ्री में बैरिस्टर का लक़ब नहीं लिया है। हमने तालीम हासिल की है तब मौलाना का लक़ब। हम किसी पार्टी की दलाली नहीं करते। जी साहब, देखिए लंदन से पास होके आए हैं, हमें मालूम है कहां से पास होके आए हैं। जब वक्त आएगा तो ये है कि अगर आपको राजनीति करना है तो आप पूरी तरह से राजनीति में आइए। राजनीति आप कर रहे हैं। मौलानाओं की वजह से जो दलाल का लफ्ज इस्तेमाल किया नुकसान हो रहा है। इम्तियाज जलील हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, इम्तियाज जलील साहब जो दलाल का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है उसको पहले आप वापस लीजिए कि मौलाना लोग दलाली करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मौलाना लोगों ने निकाल के फेंक दिया जयपुर में। जी की बात कर रहे हैं ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए साहब, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपका एक वर्ड का जवाब देता हूं। अपने लफ्ज पहले वापस लीजिए जो आपने मौलाना लोगों को दलाली का लफ्ज इस्तेमाल किया है, पहले वापस लीजिए आप, फिर आप बोल पाएंगे। आप किसी अरे गहरे से बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे लोग जिन्होंने अपने नाम के आगे मौलाना लगा लिए हैं, मैंने क्या कहा आपसे? धंधा कर रहे हैं। धंधा आप लोग कर रहे हैं। ले ही नहीं सकता। धंधा आप लोग कर रहे हैं। मौलाना लोगों को आप लोग ले रहे हैं और एहतराम की नजर से देखा जाता है। जलील साहब तमीज से बात कीजिए। का सौदा करने के लिए निकलेंगे, टीवी स्टूडियो में आएंगे, रुकिए। जी, आप इंटरनेशनल चैनल के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को क्या एक्सपोज करना चाहेंगे, मेहरबानी करके करिए। लेकिन ये है कि आप लोगों ने मुसलमानों का जो सौदा करते आए हैं पिछले 60 सालों से, कभी लालू को दीजिए, कभी नीतीश को दीजिए, कभी मुलायम को दीजिए, क्या करें? मतलब हम ओवैसी का नाम लेने लगे तो हम दलाल नहीं कहलाएंगे? कांग्रेस को दीजिए। आज मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है। हमको जरूरत नहीं ऐसे जहर उगलने वाले मुसलमान की, भारत के मुसलमान। एक काम कर लेता हूं, आप लोग दुकानें चलाते हैं, झगड़िए मत। अब आपकी दुकानें बंद हो रही है। किसी की कोई दुकान नहीं बंद हो रही, दुकानें बंद हो रही है। मौलाना लोगों की न तो चाहिए न उन्हें बंद होने का गम है। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा सौदा करते आए हैं। सौदा आप लोग कर रहे हैं, देख लिया बम्बई में कैसा सौदा हुआ है। और ये है तो अब एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। बम्बई में कैसा सौदा किया वो देख लिया। इम्तियाज प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। मौलाना आप भी रुक जाइए, गुस्सा से शांत रखिए थोड़ा सा। साबिर अली भी कहना चाहते हैं, गुलाम रसूल भी कहना चाहते हैं, और मीम अफजल पहले ही कह रहे थे कि धर्म के नाम पर वोट नहीं होता, धर्म के नाम पर आप सर्वे मत कीजिए। अब खुले तौर पर इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है, उसमें लोग आ रहे हैं तो दूसरों को आपत्ति क्यों रही?